काम पहले 100 रुपये में हमारा हो जाता था, इस समय हम 1000 रुपये दे के भी फिर जो है ना हमें बहुत ही तलवे भी चाटने पड़ते हैं। तो आप फर्क महसूस कर सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी का आदमी ये बोलता है। आज देख लो देश में जो कमीशन खोरी है, देश में जो, मैं मानता हूं कि जब तक किसी व्यक्ति की या किसी सरकार की, किसी नेता की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक जो है गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम होगा। जिस प्रकार से अभी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट का जो असर हमारे भारत पर पड़ने वाला है, तो उस जैसे वो असर आएगा तो जनता बोलेगी। अभी सपना दिखाया जा रहा है, अभी जो सपना दिखाया जा रहा है उसकी हकीकत सामने आनी बाकी। जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, यूसीसी का अगर कोई गहनता से अध्ययन करे, चूँकि मैं एडवोकेट भी हूँ, मैंने उसमें अध्ययन किया है, तो जहाँ ये महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो उसमें भी इन्होंने भेदभाव किया। यदि नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं महक सिंह जी से। और महक सिंह जी के बारे में बता दें कि ये यूकेडी के वरिष्ठ नेता तो हैं, साथ ही पेशे से अधिवक्ता हैं। अगर बात करें महक सिंह जी की, तो बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बड़ा सटीक बोलते हैं। तो सटीक, आज ये इनसे मुलाकात का जो हमारा मुद्दा है वो यही है, सटीकता पर बात। नमस्कार महक सिंह। नमस्कार भाई साहब, और मैं दृष्टि न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कीमती समय हमें दिया। महक सिंह जी, अगर जो बात करें हम राजनीति की, तो पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या अंतर मानते हैं आप? देखिए, मेरे एक मित्र हैं जो वर्तमान सरकार की पार्टी है, उसी के मित्र हैं, और उन्होंने मुझे एक दिन ये कहा कि जो काम पहले 100 रुपये में हमारा हो जाता था, इस समय हम 1000 रुपये दे के भी फिर जो है ना हमें बहुत ही तलवे भी चाटने पड़ते हैं। तो आप फर्क महसूस कर सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी का आदमी ये बोलता है। ऐसा क्यों? क्या रीज़न है इसका? मैं तो रीजन यही मानता हूं कि राजनीति में जो इस समय छल कपट की राजनीति ने जोर पकड़ा है, ये उसका कारण है। आज देख लो देश में जो कमीशन खोरी है, देश में जो, मैं मानता हूं कि जब तक किसी व्यक्ति की या किसी सरकार की, किसी नेता की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक जो है गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम होगा। आप जवाबदेही की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष जो है हमेशा जवाबदेही मांगती है सरकार से, और सरकार उसका जवाब भी देती है। अगर जो बात करें युवा वर्ग की, तो युवा, अभी उत्तराखंड की बात देख लो कि उत्तराखंड में नौकरियां भी दी हैं सरकार ने। देखिए, ये उनका प्रचार है। नौकरी मिली है तो ये बेरोजगार सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं? दूसरा, जिस प्रकार से दिखावा हुआ है, जितनी नौकरियों का दावा किया जा रहा है, किसी को दिखाई दिया है? काम हुआ है तो दिखना भी चाहिए, लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। आंकड़ेबाजी का खेल है, आंकड़ेबाजी। विपक्ष को ही नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, विपक्ष को ही नहीं, जनता को भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, जनता को दिखाई देने चाहिए, तो दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। ये जो आंकड़ेबाजी का खेल ये भाजपा की सरकार कर रही है, ये छलावा है। मैं नहीं इसको मानता कि काम हुआ है। छलावा क्यों है? अगर तो बात करें हम सरकार की, तो इंटरनेशनल लेवल पे ही ले लो कि देश जो है हमारा सबसे आगे बढ़ रहा है। ये आप कह रहे हैं संदीप जी, जनता नहीं कह रही, देश नहीं कह रहा, परिस्थितियाँ नहीं बोल रही। आज देखिए जिस प्रकार से अमेरिका से हमारे लोगों को हाथों और पैरों में बेड़ियाँ डाल के भेजा गया, तो आप देखिए क्या छवि है हमारी। इसके साथ जिस प्रकार से अभी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट का जो असर हमारे भारत पर पड़ने वाला है, तो उस जैसे वो असर आएगा तो जनता बोलेगी। अभी सपना दिखाया जा रहा है, अभी जो सपना दिखाया जा रहा है उसकी हकीकत सामने आनी बाकी है। तो मैं नहीं मानता जो आप कह रहे हैं, हमारे देश की छवि जिस प्रकार से हल्ला मचाया भाजपा के लोगों ने, उतनी मजबूत नहीं है। और मोदी जी का अभी देख रहे थे आप कि जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जी उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो ये क्या है? मैं नहीं मानता इस बात को, और जनता भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है
कि जो हमें सपना दिखाया गया है और ये जो हकीकत हमें दिखाई जा रही है वो हकीकत है नहीं। महर सिंह जी, अगर जो आप के कहने के मुताबिक कि जनता भी नहीं मान रही है, तो फिर क्यों भाजपा सरकार बन रही है? अभी नेहरू जी का रिकॉर्ड जो है मोदी जी ने तोड़ा है। मैं पहले ही कह चुका कि आंकड़ेबाजी का खेल खेल रही है ये सरकार। रिकॉर्ड की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सरकार के कार्यकाल की और कार्यों की, और जनता को उसका कितना लाभ पहुँच रहा है। आप देखिए, जब मोदी जी आए थे तो तब मोदी जी ने जो देश को कहा था, ये भी कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है तो उसकी साख गिरती है। तो आज रुपया कितना गिरा है तो हमारी साख कितनी गिरी है, आप खुद देख सकते हैं। आज जिस समय मोदी जी ने ये बयान दिया था, उस समय डॉलर के मुकाबले जो रुपए की हैसियत थी वो करीब करीब 67-68 रुपये थी। $1 की वैल्यू थी 67-68 रुपये। आज 100 रुपये से ऊपर है। तो हमारे देश की साख गिरी है कि बढ़ी है, बताइए। नहीं, चलो वो मान लेते हैं डॉलर, लेकिन अगर जो इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी तो ग्रोथ हो ही रही है ना। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है तो आप ये बताइए फिर गरीबी क्यों नहीं दूर हुई? अगर हम हमारे घर में अगर पैसा बढ़ा है, अगर हम समृद्ध हुए हैं तो खुशहाली क्यों नहीं है? आप देखिए, आज भी 80 करोड़ जनता को राशन देने की बात मोदी जी 2014 में कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। तो अगर हम अमीर हुए हैं तो फिर ये 5 किलो राशन की बात क्यों है? इसका मतलब आंकड़ेबाजी का खेल है, सीधी सीधी बात है। तो आपकी नज़रों में क्या नहीं है आंकड़े? मेरी नज़र में आंकड़े ये नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो घटी है, इसके अलावा समस्याएं बढ़ी हैं। आप देखिए जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाकर विकास की तस्वीर दिखाई गई, उन हाईवे का हाल ये है कि 2-2 साल नहीं हुए भाई साहब, उनमें गड्ढे हैं, टूट गए हैं वो रोड, और जो हाईवे चलते हुए दिखा रहे हैं उन पर आज भी सड़कों का निर्माण हो रहा है। हो कुछ रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि सड़कों का निर्माण जितना होगा उतना ही कहीं ना कहीं व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि सड़कों का निर्माण के हम विरोध नहीं हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, जो बच्चे हमारे पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें तो हैं नहीं। और इसके अतिरिक्त भी आप देख लो कि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में ही आप देख लो कि उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगी है, इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए गए हैं। उन पे एक कंडीशन इम्पोज हुई थी कि 70% का जो रोज़गार है वो स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। ये शासनादेश यूकेडी ने पास कराया था, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने इसका पालन नहीं कराया। इसका परिणाम देख लो आप कि जो व्यक्ति जो यहाँ इंडस्ट्री लगा रहा है वो हमारा पानी ख़राब कर रहा है, वो हमारी हवा ख़राब कर रहा है, वो यहाँ की सड़कें ख़राब कर रहा है, उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन का लाभ ले रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं दे रहा है। आज वही परिणाम है कि जहाँ हमारे बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीटेक करके एमटेक करके आज 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार की नौकरी करने पे मजबूर हैं। तो ये जो उद्योगपतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार है भाजपा की, पूरे देश में यही कर रही है, उत्तराखंड में भी यही कर रही है। इसी के मद्देनज़र तो उत्तराखंड अगर जो की बात आ जाती है तो उत्तराखंड सरकार ने सशक्त भू कानून बनाया, यूजीसी कानून बनाया और नकल विरोधी कानून बनाया। हाँ बनाए, लेकिन उनकी हकीकत समझो आप क्या है। भाजपा ने एक नारा दिया था, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव। इस तरह का भावनात्मक वो जो नारा दिया था उन्होंने और जनता को भरमाने की बात की थी। उत्तराखंड में आप देख लो, एक राज्य दो भू कानून, प्लेन का अलग है पहाड़ का अलग है। ये भी तो भाजपा की ही देन है, ये भाजपा ने ही तो किया है ना। जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, यूसीसी का अगर कोई गहनता से अध्ययन करे, चूँकि मैं एडवोकेट भी हूँ, मैंने उसमें अध्ययन किया है, तो जहाँ ये महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो उसमें भी इन्होंने भेदभाव किया। यदि यूसीसी लागू होने के बाद यदि कोई किसी व्यक्ति के 2 लड़की हैं, एक की शादी हुई एक अनमैरिड है, और ऐसी दशा में बाप की मृत्यु हो जाती है, तो जो अनमैरिड लड़की है उसको तो अधिकार मिलेगा बाप की संपत्ति में, और जो विवाहित लड़की है उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अब आप देखिए ये भेदभाव,
यानी इन्होंने बहन से बहन को लड़ाने का काम कर दिया। जब एक ही पिता की दो औलाद हैं तो एक को अधिकार मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा कानून बनाया इन्होंने? भारत का संविधान भी ये कहता है कि जो कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सब समान है। तो एक बाप की दो औलाद, दोनों अलग अलग। अब आप इसका दूसरा प्रभाव देखिए कि जब वो लड़की जो अविवाहित है, जब वो शादी होकर दूसरे घर में जाएगी तो या तो वो भाई से गई या वो ससुराल से गई, क्योंकि जैसे उसके पति को ये पता लगेगा कि भाई इसके नाम पिता की इतनी संपत्ति है, तो सब लोग नहीं होते लेकिन अधिकांश इस समाज में ऐसे लोग हैं, वो ये कहेंगे भाई अपना हिस्सा मांग। मैं कचहरी में हूँ, बहुत सी महिलाएं जो हैं अपना हिस्सा मांग रही हैं, तो अगर वो अपने पति का कहना नहीं मानने की तो ससुराल से गई, और अगर उसने पति का कहना मान लिया तो भाई से गई। भात व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये जो हमारी परंपरा है, तो ऐसा कानून, ये मतलब क्या है ऐसे कानून का मतलब? और इसमें जो ड्रामा करके दिखाया गया है, आप एक बात बताओ, उत्तराधिकार का जो इसमें नियम बनाया गया है, हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, और उत्तराधिकार का क्रम जो है वो मुस्लिम विधि में भी है। उत्तराधिकार का तो व्यवस्था थी ना, और उत्तराधिकार में भी मैं कहूँ कि मुस्लिम कानून में ऑलरेडी ये व्यवस्था है कि उसमें महिलाओं का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। और हमारा जो उत्तराधिकार कानून जो पास हुआ 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसमें ऑलरेडी महिलाओं को अधिकार दिया गया था। इन्होंने नाम बदल दिया, बस चेहरा बदल दिया, ऊपर का बोर्ड बदल दिया, नीचे की व्यवस्था वही है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कानून लड़ाने वाला कानून है। महिलाओं के अधिकार की अगर तो बात करें तो भाजपा की सरकार एक ऐसी है जिन्होंने 30% आरक्षण महिलाओं को दिया है ताकि महिला सशक्त बने और अपनी भूमिका को समाज में और अच्छे से निभा पाए। तो अगर ये इन्होंने दिया है, ये कानून तो सन 2023 में पास हुआ था, इसमें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सबने मिलकर समर्थन किया था। तो जब सन 2023 में ये कानून पास हुआ तो इन्होंने 26 तक उसे लागू क्यों नहीं करा? महिलाओं का हक देने की इनकी नीयत नहीं है। ये ड्रामा करके उनके पे भी राजनीति करना चाहते हैं। महिलाओं के नाम पे भाजपा राजनीति करने की माहिर है। आप देखिए जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड में चीज़ें सामने आई हैं, तो वो सबूत मिटाने के लिए रातों रात इन्होंने बुलडोजर चला दिया। आज भी हमारी बहनें जो हैं, पहाड़ की स्थिति ये है कि जब प्रसव के लिए निकलती हैं तो रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। कहाँ हॉस्पिटल हैं, कहाँ स्कूल हैं, कहाँ बुनियादी सुविधाएं हैं, कहाँ हैं? आज पलायन क्यों नहीं रुका? जल जंगल जमीन की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ? आज जो उत्तराखंड क्रांति दल कहता है, उत्तराखंड क्रांति दल ने ये राज्य बनवाया, उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे पर जो है ये पूरा आंदोलन लड़ा गया। आज भाजपा और कांग्रेस के लोग ये बताएं कि वो जो आंदोलन चला था तो कौन सा झंडा उन्होंने अपना इस्तेमाल किया था? उन्होंने जनता के साथ छल किया। उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे उत्तराखंड की जनता ने, उत्तराखंड के नेताओं ने बलिदान किए, यहाँ शहीद हुए लोग। और ये समझिए कि अपनी जो एक त्याग तपस्या के आधार पर जो है उत्तराखंड को बनवाया, और जिसका श्रेय झूठे आधार पर लेना चाहते हैं। जी, आप बोल रहे हैं कि पलायन नहीं रुका, आप बोल रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य अलग करा, कोई दो राय नहीं है, वाकई करा है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल क्यों नहीं अभी तक सत्ता में आ पाई? जब इतना बड़ा आंदोलन किया, आंदोलन के बाद राज्य अलग हुआ, उस टाइम पे 2 से 3 विधायक उत्तराखंड क्रांति दल के थे। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें लगभग 6 से 7 विधायक थे। आज की डेट में देखा जाए एक भी विधायक उत्तराखंड क्रांति दल के पास नहीं है। क्या कारण रहे ये? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल का सत्ता में भागीदारी का सवाल है, हम आंदोलनकारी रहे। जिस समय ये उत्तराखंड बना तो आंदोलन की बदौलत बना, और हमने शुरू में इस प्रदेश को संवारने की बात की, राजनीति करने की बात नहीं की। भाजपा कांग्रेस ने हमारे साथ भी राजनीति की, उत्तराखंड की जनता के साथ भी राजनीति की। उत्तराखंड क्रांति दल ने राजनीति की बात नहीं करी थी, तो फिर उत्तराखंड बनने के बाद चुनाव क्यों लड़ा, और क्यों आज भी सपने देखती है, आज भी चुनाव लड़ने की बात करती है? देखो, उत्तराखंड की जनता ने राष्ट्रीय दलों को यहाँ 25 साल से मौका दिया है, लेकिन ये उत्तराखंड को के जो शहीद हैं, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों का उत्तराखंड नहीं बना पाए। इन्होंने बजाय इस प्रदेश को संवारने के इस प्रदेश का बेड़ा गर्क किया। इसलिए हमारी ज़रूरत है, हमने प्रदेश को बनाया है। हमें दर्द है इस बात का कि जिसलिए उत्तराखंड मांगा गया था वो उत्तराखंड नहीं बन पाया। नहीं, शायद आप सवाल नहीं समझे। आपने अभी कहा कि जो सपना हमने देखा था, हमने आंदोलन लड़ा है, आंदोलनकारी हम हैं,
राजनीति के लिए नहीं थे, फिर राजनीति का तो सपना शुरू से ही देख रही है ना उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि जब राज्य अलग हुआ था तब भी उत्तराखंड क्रांति दल ने चुनाव लड़ा था, और अब उत्तराखंड को बने हुए 26 साल हो गए, अब भी उत्तराखंड क्रांति दल जो है चुनाव लड़ती आ रही है, चाहे वो बेशक एक सीट से लड़े। तो ये राजनीति लोभ नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल का, तो क्या है? देखिए, पहली बात तो हम झूठ नहीं बोलते, झूठे वादे नहीं करते, हम जनता के साथ छल नहीं करते। जो राष्ट्रीय दल करते हैं वो हम नहीं करते, एक कारण। दूसरा यह है कि हमें राजनीति करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि जिन लोगों को सत्ता सौंपी गई वो अपना दायित्वों का निर्वहन करने में नाकाम रहे। अब किसके भरोसे छोड़ें? हम किसके भरोसे छोड़ दें उत्तराखंड? ना तो यहाँ का पलायन रुका, ना जल जंगल ज़मीन की परिसंपत्तियों के बंटवारे की समस्याओं का हल हुआ, ना यहाँ बुनियादी सुविधाएं जो स्कूल थे, जो स्कूल हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है, ना उन पर कोई काम हुआ। आप देखिए कि यहाँ जो है जिस प्रकार से आज बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये हमारी आस्था का प्रश्न है। बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड की जनता के साथ साथ पूरे देश की और विदेश के में रहने वाले लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। वो आते हैं, वो वहाँ श्रद्धा के साथ मस्तक नवाते हैं, अपना शीश नवाते हैं और उनमें अपनी आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। और जो वहाँ चढ़ावा चढ़ता है उसको सुरक्षित नहीं रख पाई भाजपा और कांग्रेस के लोग, उसमें भी घपला कर लिया। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा? अगर उत्तराखंड की व्यवस्था को संभालना है, अगर उत्तराखंड को अच्छे से संभालना है, बनाना है, उत्तराखंड के शहीद और जनता के सपनों का राज्य बनाना है हमें, तो हमें राजनीति करनी पड़ेगी। हमें मजबूर कर रहे हैं लोग। और जहाँ तक आपका सवाल रहा कि हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं, देखिए हमने चुनाव लड़े ज़रूर हैं, लेकिन हमने राष्ट्रीय दलों की तरह छलावा नहीं किया, हमने झूठे वादे नहीं किए, हमने बिल्कुल ईमानदारी के साथ जनता में जाकर अपनी बात कही। और इन्होंने, भाजपा कांग्रेस ने अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके यहाँ की जनता में भ्रम पैदा किया। मान लेते हैं कि आपने ईमानदारी से बात कही, आपने छल की राजनीति नहीं करी, लेकिन फिर भी जनता नहीं समझ पा रही है आपको, या समझा नहीं पा रही है उत्तराखंड क्रांति दल जनता को? नहीं, जनता समझ गई है। इस बार देखिए, आप पहाड़ का माहौल देखिए, आप मैदान में भी धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। जैसे जैसे अब इनकी चोरियाँ खुलने लगी हैं और भाजपा का नेता कांग्रेस में, कांग्रेस का नेता भाजपा में, लोग सोचते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बना लो, तो लेकिन नेता वही हैं। लोग सोचते हैं कि भाजपा की सरकार बना लो। कहने का मतलब है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस का आपस में पैक्ट है, गठबंधन है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का, कि अगर लोग भाजपा के नाम से उब जाए तो कांग्रेस के नाम पर सरकार बना लो, और कांग्रेस से उब जाए तो भाजपा के नाम पर सरकार बना लो। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो भी कांग्रेस भाजपा को वोट दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया तो भी भाजपा कांग्रेस को वोट दिया, ये दोनों एक हैं और जनता समझ गई है। इसीलिए इस बार जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाने की बात जनता कर रही है। लेकिन अब यहीं पे एक सवाल और ज़रूर पैदा हो रहा है मैक्स सिंह जी, और ये सवाल बनता भी है क्योंकि आपने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही है। अगर जो भाजपा जीती तब भी कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस जीत रही है तब भी भाजपा जीत रही है, यही है ना। लेकिन बात करें उत्तराखंड क्रांति दल की तो दिग्गज नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं है, दिवाकर भट्ट जी उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक बने, उत्तराखंड क्रांति दल से राज्य मंत्री रहे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल में रहते हुए उन्होंने भाजपा से जो है चुनाव लड़ा। देखिए, ये तो सच है कि उन्होंने भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने भाजपा के लोगों पर यकीन किया था। जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को ठिकाने लगा दिया, वहाँ चूक होगी दिवाकर भट्ट जी से, और दिवाकर भट्ट जी को विश्वास में लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी निपटाने का काम किया। ये तो देखिए कि दिवाकर भट्ट जी के जो इस राज्य निर्माण में जो उनका योगदान है, हम उनको भुला नहीं सकते। एक सवाल और बन रहा है, कहते हैं राजनीति जितनी सीखो उतनी कम है। अगर जो बात करें राजनीति की तो उत्तराखंड क्रांति दल में भी बहुत दिग्गज लीडर रहे हैं। काशी सिंह हेरी जी हैं, दिवाकर भट्ट जी थे, और पवार जी थे, जितेंद्र पवार जी थे, त्रिवेंद्र पवार जी। मतलब कहने का है कि बहुत दिग्गज जो थे लीडर थे, जिनकी लीडरशिप में पूरा आंदोलन भी चला और उत्तराखंड राज्य भी अलग हुआ। तो जब ऐसे दिग्गज लीडरों को भाजपा ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि भाजपा जो है ख़त्म करने का काम करती है, तो जो ये युवा हैं ये क्या भाजपा से टकरा ले पाएंगे? देखिए, अब भाजपा की जो नीति है वो हमारी समझ में आ गई है, युवाओं की भी समझ में आ गई है, जनता की भी समझ में आ गई है कि ये करते क्या हैं। इसलिए अब इनके पेच में कोई फंसने वाला नहीं है। हम लोग जो उत्तराखंड को संभालने के लिए निकले हुए हैं,
ठीक है, अब हम ये समझ गए हैं कि ये कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, इसलिए हम इनके चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं हैं और न जनता फंसने वाली है। चलते चलते एक लास्ट सवाल, महक सिंह जी, बात करें राजनीति की, कांग्रेस हो, भाजपा हो या बसपा हो या समाजवादी हो, अन्य कोई भी पार्टी हो, एक एजेंडा लेके चलती है, तो उत्तराखंड क्रांति दल के पास क्या एजेंडे हैं? जनता की सेवा का एजेंडा है, जल जंगल ज़मीन का एजेंडा है, रिवर्स प्लान का मामला है। यहाँ उत्तराखंड में अच्छे स्कूल हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले और यहाँ के जो संसाधन हैं, जो हमारे पास पानी है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास जंगल हैं, उनका अच्छे से हम उपयोग करेंगे उत्तराखंड की जनता के हित में। और हम ये एक अच्छी नीति बना कर ये प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति पहाड़ में रह रहा है उसको पहाड़ में रोज़गार मिल जाए, उसको सुरक्षा मिल जाए, मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं। इसके साथ में जो यहाँ उत्तराखंड का निवासी है, जिस प्रकार से भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय दलों ने इन्हें यहाँ पहाड़ मैदान में बांट दिया है, वह खाई हम ख़त्म कर दें। क्योंकि हमारा साफ मानना है कि जो उत्तराखंड में रहने वाला है, उत्तराखंड की सीमाओं में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है उत्तराखंडी है। और इन्होंने जो पहाड़ और प्लेन का जो मामला खड़ा किया है, यहाँ इन उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उत्तराखंडी है और मूल निवासी है। तो उत्तराखंड क्रांति दल जब एक समानता की बात कर रही है पहाड़ और प्लेन की, तो ये नारा क्यों दिया कि जय पहाड़ जय पहाड़ी? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का ये नारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उत्तराखंड के भाई भाई, ये नारा है। और हमारा नारा उस दिन भी था, पहाड़ जय पहाड़ी भी पूरा। देखिए, जय पहाड़ी का जहाँ तक सवाल आता है, जय पहाड़ किसको मानते हो आप? जहाँ जहाँ पहाड़ है वहाँ के रहने वाले व्यक्ति पहाड़ी हैं। ये प्रदेश जो है पहाड़ प्रदेश है। आप हरिद्वार में आप देख लीजिए, शिवालिक पर्वत की जो श्रृंखलाएँ हैं वो हरिद्वार में मौजूद हैं। भाजपा कांग्रेस ने लोगों के बीच ये झूठ फैलाया कि हम मैदानी हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे ज़िला हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में भाई साहब पहाड़ हैं। हम पहाड़ की तलहटी में रहने वाले लोग हैं। पहाड़ को 3 भागों में बांटा गया है, उच्च हिमालय, मध्यम हिमालय, निम्न हिमालय। जो हम लोग हैं जिन्हें ये भाजपा कांग्रेस के लोग, मैदान के लोग बोल रहे हैं, हम निम्न हिमालय में के निवासी हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो उत्तराखंड में रह रहा है वो पहाड़ का है। यदि जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा बोला जा रहा है, तो जो उत्तराखंड की सीमा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है, वो प्रत्येक व्यक्ति की जय बोली जा रही है। ये हमें समझना पड़ेगा। क्षेत्रीय दल बनाम राष्ट्रीय दल की राजनीति शुरू हो गई है। जनता अब क्षेत्रीय दल की राजनीति को पसंद कर रही है, राष्ट्रीय दलों की राजनीति से ऊब गई है। तो 2027 में कितनी सीटें ले जाने वाली है उत्तराखंड क्रांति दल? देखिए, 70 की 70 सीटों पे उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव लड़ रहा है। और जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं, LIU की रिपोर्ट सामने आ रही है, जनता की भावनाएं सामने आ रही हैं, मैं ये समझता हूं कि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल सरकार में आएगी और सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महक सिंह सैनी जी, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट महक सिंह सैनी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में एक बात बोल दी है कि 2027 में उत्तराखंड में 70 की 70 सीटें जो हैं उत्तराखंड क्रांति दल जीत के जाएंगी और अपनी सरकार बनाएगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।